सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टॉप वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन आप कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर पिछले कुछ टाइम का डेटा देखोगे इस कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट के ग्रोथ का, तो नो डाउट किसी को भी वो इंप्रेसिव नज़र आ सकता है। अगर कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करें पिछले एक साल में, तो 115% से सेल्स ग्रोथ कंपनी की दिखी है और प्रॉफिट ग्रोथ 98% से हमें देखने को मिला है। 3 साल और 5 साल का CAGR भी हमें काफ़ी इंप्रेसिव देखने को मिलता है। और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट अगर इसी को देना चाहें तो कंपनी के EMS डिवीज़न को आप दे सकते हैं, जहां से कंपनी ने एक अच्छा रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ अचीव किया है। और इसके अलावा भी कंपनी के सेगमेंट्स हैं, जिसमें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सेगमेंट कंपनी को टोटल रेवेन्यू को सिर्फ 10% ही कंट्रीब्यूट कर देते हैं। बट अभी रिसेंटली GST रिफॉर्म जो हमें सुनने को मिली है, इससे जो नंबर्स हैं उसमें हमें थोड़े से चेंजेस देखने को मिल सकते हैं और आगे चलकर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो सेगमेंट है वो कंपनी को पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर रेवेन्यू दे सकता है। अब वो कैसे, तो चलिए उसकी बात करते हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि अपने ही टीम मेंबर का है। और उसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो, ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स होते हैं उसको अच्छी तरह से एनालिसिस कर आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा अच्छी तरह से प्रॉपर एनालिसिस कर ही ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ आप समझ लो कि लास्ट क्वार्टर में यानी कि Q1 में जो इस कंपनी ने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीज़न से जो रेवेन्यू रिपोर्ट किया था वो लगभग 672 करोड़ का था। और इसी को अगर कंपैरिजन करें पिछले साल के रेवेन्यू से, तो लगभग 21% की डी ग्रोथ हमें विटनेस करने को मिली थी। मतलब पिछले साल जितना कंपनी ने रेवेन्यू दिखाया था उसके कंपैरिजन में इस बार कंपनी ने 21% कम रेवेन्यू दिखाया। और साथ में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो हमें 40 करोड़ देखने को मिली। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें 6% का देखने को मिला। और यही अगर कंपनी के मेन सेगमेंट की बात करें यानी कि मोबाइल एंड EMS सेगमेंट की, तो वहाँ पर कंपनी ने 11,663 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो 3.4% हमें विटनेस करने को मिली। तो पॉइंट नोट करने वाली है कि यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू ज़्यादा आता है बट मार्जिन कंपनी का कम है। अगर मार्जिन यहाँ पर 6% होता तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो हमें नेक्स्ट लेवल तक देखने को मिल सकते थे। बट अभी के टाइम पे क्या है कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट कंपनी को ज़्यादा मार्जिन तो देता है बट प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी के उतने ज़्यादा इंप्रेसिव यहाँ पर नहीं रहते हैं, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ ही कुछ खास अच्छा है नहीं। बट अभी GST रिफॉर्म की वजह से क्या है कि इस सेगमेंट में जो कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है, लाइक टीवी की बात करें, AC के जो यूनिट्स होते हैं उसकी बात करें, उसके डिमांड कंपनी का बढ़ सकता है, जिससे अल्टीमेटली क्या है कि कंपनी इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकती है और यहाँ से आने वाला जो रेवेन्यू होगा वो पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकता है और ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन भी है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से कंपनी को पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रॉफिट भी मिल सकता है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा समझ सकते हो और इस चीज़ पर थोड़ा अच्छी रिसर्च आप कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी कंपनी का सेगमेंट है जिसमें आप लाइटनिंग सेगमेंट देख सकते हैं, जिस पे भी कंपनी काम कर रही है। होम अप्लाइंसेस सेगमेंट भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर कंपनी वॉशिंग मशीन वगैरह बनाती है, जिस पे भी हमें वॉशिंग मशीन नहीं, डिश वॉशिंग में शायद GST कट हमें देखने को मिली है। तो इन सारी सेगमेंट्स को आप थोड़ा अच्छी तरह से रिसर्च और एनालिसिस भी आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। सो दोस्तों अगर हम CDSL की बात करें तो आप सभी को पता है कि पिछले 4 क्वार्टर में अगर CDSL के प्रॉफिट एंड रेवेन्यू ग्रोथ को देखें तो वो थोड़ा सा हमें डिफरेंट देखने को मिलेगा पहले के कंपैरिजन में। लाइक अगर हम पिछले 3 साल की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ CAGR हमें 19% की देखने को मिलती है और रेवेन्यू ग्रोथ CAGR हमें 25% की देखने को मिलती है। बट पिछले 1 साल की बात करें तो दोनों में ड्रॉप देखने को मिली है, बट रेवेन्यू तो फिर भी डबल डिजिट में है, बट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो वो हमें सिंगल डिजिट तक आता हुआ दिखा है। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के सेल्स का कम होना और साथ में कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन का गिरना। सेल्स कम कंपनी का कैसे हुआ है, क्योंकि स्टॉक मार्केट ख़राब परफॉर्म किया है। स्टॉक मार्केट जब ख़राब परफॉर्म करता है तो कंपनी के सेल्स गिर जाते हैं, ये बच्चा बता देगा आपको। और कंपनी के मार्जिन कैसे गिरे हैं, कंपनी के जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं
उसको कंपनी ने बोल सकते हैं कम किया है, और उस वजह से कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ में भी इम्पैक्ट हमें विटनेस करने को मिली है। बट अभी जो डेटा हमारे पास आ रहा है उससे ये समझ आता है कि Q2 में भी जो इम्पैक्ट है वो हमें एज इट इज़ विटनेस करने को मिल सकता है। अगस्त के महीने का कैश टर्नओवर जो हमें देखने को मिली, यानी कि कैश मार्केट के जो टोटल टर्नओवर, वो हमें सॉफ्ट ही रहता हुआ दिखा, यानी कि उसमें कुछ खास ग्रोथ हमें विटनेस करने को मिली नहीं। और वही डेरिवेटिव वॉल्यूम्स की बात करें तो वो अगस्त के महीने में हमें इंक्रीज़ होता हुआ दिखा। और इक्विटी टर्नओवर्स अगस्त के महीने में भी वीक था, और जुलाई के महीने की बात करें तो वहाँ पर भी वीक था। और वही F&O सेगमेंट की बात करें तो अगस्त के महीने में वहाँ पर डबल डिजिट में जंप विटनेस करने को मिली है इनके वॉल्यूम्स में। तो पॉइंट नोट करने वाली ये है कि डेरिवेटिव वॉल्यूम्स में CDSL का कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं। अगर हम बात करें इक्विटी की तो वहाँ पर CDSL कमाती है, और वहाँ पर अगर वहाँ पर उस सेगमेंट के नंबर्स अगर वीक दिख रहे हैं तो उस सेगमेंट से जुड़ी जितने भी कंपनीज़ हैं उनके भी नंबर्स हमें वीक ही देखने को मिल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि Q2 के अर्निंग्स में वंस अगेन हमें सॉफ्टनेस ही विटनेस करने को मिल सकता है CDSL के। बट ऐसा नहीं है कि सॉफ्टनेस ही देखने को मिलेगा, अभी सितंबर का महीना बाकी है, उसमें अगर कुछ रिकवरी देखने को मिलती है तो हो सकता है कि नंबर्स थोड़े बेटर भी हो जाए। और इसके अलावा दोस्तों डीमैट अकाउंट ओपनिंग का डेटा भी आ चुका है अगस्त के महीने का, जो कि बोल सकते हैं स्लो होता हुआ नज़र आया है अगर हम देखें पास्ट के रिकॉर्ड के हिसाब से। तो देखो डीमैट अकाउंट जो टोटल ओपन हुए हैं अगस्त के महीने में वो लगभग 2.6 मिलियन अकाउंट्स हैं, ठीक है। और वही पिछले 12 महीने के अगर एवरेज निकालें तो लगभग 3 मिलियन देखने को मिलता है, यानी कि पिछले 12 महीनों में लगभग 30 लाख डीमैट अकाउंट हर महीने ओपन होते थे। बट अगर हम बात करें अगस्त के महीने में तो 2.6 मिलियन डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं। बट ऐसा नहीं है कि ये नंबर बहुत ख़राब है। अगर 1-2 महीने पहले का डेटा देखोगे तो वहाँ पर तो 2.2 मिलियन 2.3 मिलियन के आसपास नंबर देखने को मिलती थी, तो वहाँ से तो रिकवरी दिख रही है। बट अगर पिछले 12 महीने का एवरेज देखोगे तो उससे हमें कम देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि टोटल जो डीमैट अकाउंट अगस्त के एंड तक हमें देखने को मिले हैं वो लगभग 205 मिलियन है, यानी कि लगभग 20 करोड़, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम देखें तो 30 मिलियन ज़्यादा डीमैट अकाउंट ओपन होते हुए दिखे हैं हमें। और ग्रोथ की बात करें तो 17% की ग्रोथ देखने को मिली है। और यहाँ पर ये भी मेंशन किया गया है यूनिक इन्वेस्टर बेस लगभग हमें 130 मिलियन के आसपास की एस्टिमेट दिखा रही है, यानी कि वो लोग जिसके सिर्फ एक डीमैट अकाउंट है वो 130 मिलियन के आसपास हैं, यानी कि लगभग 13 करोड़ के आसपास। और काफ़ी सारे जो इंडिविजुअल है वो मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स भी होल्ड करते हैं। तो बोल सकते हैं कि 205 मिलियन की जगह आप 130 मिलियन ही मानकर उसको आप चल सकते हो, ठीक है। तो ये सारे कुछ डेटा है जो कि CDSL से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रह सकती है। अगर आप इन्वेस्टर हैं इस कंपनी के तो ज़रूर आप इसको नोट करना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, अपने ही टीम मेंबर का है, तो आप उस पर ट्रस्ट भी कर सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट्स इंक्वायरीज रहती है तो उसको भी आप क्लियर कर सकते हैं। और काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स प्रॉपर एनालिसिस के साथ आपको देखने को मिलता है, जिसका भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। तो चलिए बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। पिछले कुछ दिनों में ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी की परफॉर्मेंस, जो कभी अच्छी थी तो कभी ख़राब थी। बट एग्जैक्ट सभी परफॉर्मेंस के पीछे का एक रीज़न था, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अच्छी परफॉर्मेंस के रीजंस की बात करते हैं। तो 26 अगस्त को कंपनी ने एक्सचेंज पे एक नोटिस अपडेट किया था, जिसमें कंपनी ने बताया था कि कंपनी को मिल चुका है सर्टिफिकेशन फॉर कंप्लाइंसेस विथ एलिजिबिलिटी ऑफ असेसमेंट रिक्वायरमेंट अंडर PLI स्कीम। यानी कि बोल सकते हैं PLI स्कीम के लिए कंपनी एलिजिबिलिटी के लिए जो सर्टिफिकेशन फाइल की थी वो कंपनी को मिल चुका है। यानी कि बोल सकते हैं अब कंपनी PLI स्कीम के अंडर आती है। और इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से अब इस कंपनी को इंसेंटिव इशू हो सकता है अगर कंपनी के टारगेट्स अचीव होते हैं। तो अब ये जो PLI स्कीम की बात हो रही है ये बोल सकते हैं फॉर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट सेक्टर की बात हो रही है, ना कि किसी दूसरा सेक्टर। और यहाँ पर मेंशन किया गया है कंपनी के जो पोर्टफोलियो हैं उसमें जेन 3 स्कूटर जो है वो इस PLI स्कीम के अंडर एलिजिबल हो चुका है। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें जो है इस कंपनी के लिए अच्छी हैं, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है कंपनी को, एक अच्छा कमाने का सोर्स कंपनी को मिल चुका है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब ये कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्यों वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट उसके अलावा कंपनी से रिलेटेड एक और न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, जिस वजह से लास्ट ट्रेडिंग सेशन कंपनी में अच्छी खासी पिटाई देखने को मिला था। सॉफ्ट बैंक ने इस कंपनी के लगभग 2% स्टेक बेच दिया था इस वजह से। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों PLI स्कीम इस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। जब कंपनी के P&L आप देखोगे
तो कंपनी के आप रेवेन्यू ग्रोथ तो चलो एक टाइम पर लगातार बढ़ते हुए ही देख रहे थे, जो कि क्लियर कट आप यहाँ पर विटनेस कर सकते हैं। पिछले अगर 1 साल की बात करें या 2 साल की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ने की जगह हमें घटते हुए नज़र आ रहे हैं। और सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी के घटे नहीं हैं, अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट लॉस की बात करें, तो पहले जितना हमें देखने को मिला था उससे लॉस बढ़ता हुआ भी देखने को मिला है। यानी कि रेवेन्यू भी कम हो रहा है जिससे वैल्यूशंस कम हो रहे हैं और लॉस भी कंपनी का बढ़ रहा है। तो ये कहीं से भी एक कोई अच्छी खबर नहीं थी किसी भी स्टार्टअप के लिए या किसी भी कंपनी के लिए। और इसी वजह से अभी जो PLI स्कीम के लिए कंपनी को अप्रूवल मिला है, इससे कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा एडिशनल इनकम जनरेट करने का, जिससे क्या है कि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने की कोशिश करेगी। और ये चीज़ अगर कंपनी दिखाती है तो इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है वो भी बोल सकते हैं पॉजिटिव हो सकता है। तो अभी कंपनी प्रॉफिट पे आने की ज़्यादा कोशिश कर रही है। अगर बिज़नेस को एनालिसिस करते हैं तो आप प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान देना किसी भी कंपनी के। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा नोट कर सकते हैं। ये सारी अपडेट्स थी ओला इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, बट जितनी भी अपडेट थी सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन इसको मत समझना। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है अडानी पावर। रिसेंटली दोस्तों अडानी पावर ने 1:5 के रेशो में स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी, जिसके लिए कंपनी ने शेयर होल्डर से अप्रूवल मांगा था। और अप्रूवल देखा जाए तो शेयर होल्डर की तरफ से हमें आता हुआ दिख चुका है। और 1:5 के रेशो में अब हमें कंपनी कुछ दिनों बाद एडजस्ट होती हुई देखने को मिलेगी स्प्लिट के तौर पर। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो ये तक था। आपको वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।